राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय या फिर राज्य सरकार, यह एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जो रजिस्ट्रार होता है वह इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधार नामांकन या अपडेट, यानी कि आधार बनाते समय या फिर उसको अपडेट करते समय यहाँ पर उसके अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। यानी कि हमें नया आधार बनाने और आधार को अपडेट करने के सिवा जो जानकारी आती है उसका प्रयोग हमें और कहीं पर नहीं करना चाहिए, वरना आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, आधार नामांकन या अपडेट के लिए देख सकते हैं ... में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आधार संहिता का पालन करना चाहिए। बिल्कुल राइट है। तो इसमें हमें बताना है कि यह यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें आने वाला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम का हमें विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार को हर समय आधार संहिता का पालन करना चाहिए। तो यह एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 दोनों, यानी कि इसका 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केंद्रीय मंत्रालय और रजिस्ट्रार और UIDAI, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी है वह हमें बताने के इसमें यहाँ पर क्या उसकी जिम्मेदारी है। तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, एनरोलिंग एजेंसी को किराए पर ले, संलग्न करें और इसके कागजात को मॉनिटर करें, सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और अद्यतन संचालन के लिए उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त कोई भी नामांकन एजेंसी और या व्यक्ति प्रमाणित है। तो ये इसका यहाँ पर हो जाएगा ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से किसके बीच एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, कोई भी व्यक्ति या फिर रजिस्ट्रार या फिर UIDAI द्वारा निर्दिष्ट RFI में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला। तो यह इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर हमें इसे बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में यानी कि उसकी उम्र 18 वर्ष और उसके ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड में देख सकते हैं 10+2 पास होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आधार नंबर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। देख सकते हैं नंबर 5, बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए, यह कंपलसरी नहीं है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, EA पर्यवेक्षक के रूप में उसकी या उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय भाषा, कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण सहज होना चाहिए। यह काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन नामांकन केंद्र परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार यहाँ पर देख सकते हैं नामांकन केंद्र परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जब आप UIDAI का जो सेंटर वो लेना चाहते हैं तो उसमें जो आपको यहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड कराता है तो वह रजिस्ट्रार यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा कराना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित यानी कि डेस्क को प्रस्तुत करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को यहाँ पर जमा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर या पर्यवेक्षक ऑन बोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है।
तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन केंद्र में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 12, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करता है? तो इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान, परिचयकर्ता का आधार संख्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। यानी कि आधार क्लाइंट पर हर समय नामांकन साइन आउट करे, नए निवासियों जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजे का उपयोग करें, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। तो इसके ये सभी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक डैश डैश में कम से कम एक बार समकालिक हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिन। यानी कि पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक 10 दिन में कम से कम एक बार समकालिक हो, यानी कि इसको सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए। तो यह भी एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? तो यहाँ पर इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देख सकते हैं। बाह्य हार्ड डिस्क पर दिनों में 2 बार नामांकन का डाटा बैकअप ले। सेकंड पे देख सकते हैं अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें और हर समय 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन विवरण भेजें। 4 पे देख सकते हैं भेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं, गूगल क्लाउड पर भी डेटा सुनिश्चित करें। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। यानी कि बाह्य हार्ड डिस्क पर यहाँ पर देख सकते दिन में 2 बार नामांकन डेटा का बैकअप ले। सेकंड देख सकते हैं अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें और फोर्थ में देख सकते हैं यहाँ पर भेजे गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 16, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, यानी कि निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, तो अब आप इनको वीडियो को स्किप किए बिना ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, उसकी या फिर उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। क्वेश्चन नंबर 19, एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद से कैसे करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधारक क्षेत्रों की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 20, एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कौन है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि एक ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर कौन है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति, यानी कि एक सर्टिफाई व्यक्ति ही यहाँ पर ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक कहलाता है। तो यह भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति या ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मापदंड है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि व्यक्तियों को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या फिर पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए, या तो फिर आपके पास ऑपरेटर का या फिर आपके पास सुपरवाइजर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं इसकी भूमिका यहाँ पर निभा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर या सुपरवाइजर को यानी कि पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए?
तो यह काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर, यानी कि जो सत्यापनकर्ता है वहाँ पर हमें चेक करना चाहिए कि उसने हस्ताक्षर किए हुए हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक्स और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। क्वेश्चन नंबर 25, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CLC ऑपरेटर बनना चाहता है या उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वीं पास। तो जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता होती है उनके लिए जो यहाँ पर जैसे CLC ऑपरेटर बनना चाहता है या फिर चाहती है तो उसके लिए यहाँ पर जो योग्यता है वह 10वीं पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय के पास यहाँ पर अधिकार है कि जो ऑनबोर्डिंग जो प्रक्रिया होती है उसको स्वीकार या फिर अस्वीकार करने का उसके पास अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 27, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? तो जब बच्चे का यहाँ पर नामांकन किया जाता है यानी कि उसको आधार यहाँ पर उसका किया जाता है, बनाया जाता है, तो हमें उसका यहाँ पर क्या प्रयोग करना चाहिए? उसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, CLC टैबलेट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में से एक CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लें, यानी कि ऑपरेटर के यहाँ पर बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं जब CLC ऑपरेटर को यहाँ पर जोड़ा जाता है यहाँ पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर से। क्वेश्चन नंबर 29, सत्यापनकर्ता कौन है? तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन या अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है वह सत्यापनकर्ता कहलाता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर यह काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं जो सेवा से यहाँ पर निवृत्त हो चुके हैं यानी कि जिन्होंने अपनी सेवा दे चुकी है, तो वह यहाँ पर सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं पर भी बिजली के बिल का ऑप्शन आ जाता है तो आपको यहाँ पर एकदम से इस पर टिक कर देना है, क्योंकि यह सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें बिजली के बिल का यहाँ पर नाम लिया गया है जो कि 3 महीने से पुराना ना हो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, यानी कि यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं या फिर यदि प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी प्रस्तुत किया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं सत्यापनकर्ता के पास उसको मना करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 33, POI के लिए निवासी के नाम ... युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। तो इसमें हमें बताना है क्या है, क्या आवश्यकता है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ़ोटो, यानी कि POI के लिए निवासी के नाम फ़ोटो युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता हमें होती है। क्वेश्चन नंबर 34, एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है जबकि POA में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवेदन को अस्वीकार करेंगे, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसका जो नाम है वह दोनों में अलग अलग हो रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर 35, क्वेश्चन नंबर 35, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? तो यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, POA दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
प्रमाणीकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें, जो कि आप पढ़ रहे हैं और अधिक भी यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, उपक्रम बैंकों सहित कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में ... के रैंक से नीचे नहीं हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, अगर यह क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आपको ग्रुप सी ही यहाँ पर लगाना है। यह सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ग्रुप सी के नाम से, तो यहाँ पर आपको ग्रुप सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, POR दस्तावेज सत्यापित करे। यानी कि जो परिवार का जो मुखिया होता है या फिर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो हो जाएगा POR। क्वेश्चन नंबर 41 देख सकते हैं, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच, जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन या अध्ययन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल झूठ। जो परिवार का जो मुखिया होता है उसका यहाँ पर विवरण सत्यापित करना अनिवार्य होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 43, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल झूठ। आवश्यक होता है। यहाँ पर इसने कहा है कि आवश्यक नहीं है, लेकिन जो परिवार के मुखिया का जो आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। बिल्कुल झूठ। इस परिचयकर्ता का पूरा एड्रेस, नाम, पता, जन्म, लिंग, भेद, ये सभी आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना चाहिए। बिल्कुल झूठ। आधार नामांकन के लिए धर्म और जाति को यहाँ पर नोट नहीं किया जाता है। तो यह भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसकी या उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि सच। क्वेश्चन नंबर 47, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजीयक कर्मचारी। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, नाम एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। क्योंकि अगर आप अपना नाम ही यहाँ पर नहीं बताएंगे तो फिर आपका आधार कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50, लिंग एक जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। बिल्कुल। जो लिंग होता है हमें उसकी यहाँ पर जनसांख्यिकी जानकारी है जो कि हमें नामांकन के दौरान प्रदान करना होता है, वरना उसको जो यहाँ पर जो सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर है उसको कैसे पता चलेगा कि आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो। तो इसलिए यहाँ पर उसको भी शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ।
यहाँ पर यह कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल नंबर भी नहीं होता है, तो फिर उसको यहाँ पर क्या उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वह कंपलसरी नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झूठ। क्वेश्चन नंबर 52, एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में GPS निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब ऑपरेटर यहाँ पर दिन की शुरुआत करता है तो कंप्यूटर ऑन करता है तो उसको GPS निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी? यानी कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा है, यानी कि जो 5 साल से ऊपर के हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनके लिए यहाँ पर जो जानकारी है, जनसांख्यिकीय जानकारी है, वो यहाँ पर दे सकते हैं उनका नाम, लिंग, जन्म तिथि और आवासीय पता, यहाँ पर उनसे एकत्रित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है, निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है? तो फ्रेंड्स, यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और हर बार क्वेश्चन यह जो है कि रिपीट हो रहा है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बख्तियार राहुल शर्मा, यानी कि जो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको नाम दिया गया है वही नाम इसका यहाँ पर आंसर में भी रहने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा बख्तियार राहुल शर्मा, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55, सुकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए संपर्क किया है। आप पाते हैं कि उसके स्नातक प्रमाण पत्र जो POI के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में सुकुमार राजपाल है, और जबकि बिजली का बिल जो POA के रूप में प्रस्तुत किया जाता है में राज सुकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए? तो यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट हो रहा है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए। इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी निवासी द्वारा घोषित, यानी कि जो सुकुमार राजपाल है उसका यहाँ पर नाम निवासी के द्वारा घोषित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले? तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिखाई दे रहा दिनांक और समय विद्यमान दिनांक और समय है, बिल्कुल सही है। और सेकंड देख सकते हैं GPS कोऑर्डिनेट कैप्चर करें, यह भी सही है। क्षेत्र के सभी निवासियों को SMS भेजें, यह इसका रॉन्ग ऑप्शन है, यह नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर फोर्थ, सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि तीसरा जो कि है निवासियों को SMS भेजे, यह बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप तो फ्रेंड्स ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, प्राधिकरण पंजीकों को निवासियों से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु डैश 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 राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक ना हो प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सुविधा शुल्क। तो सिर्फ जो ऑपरेटर या सुपरवाइजर होता है उसको सिर्फ यहाँ पर सुविधा शुल्क ही लेना चाहिए, अगर वो अधिक राशि लेता है तो उसके ऊपर यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? यानी कि मोबाइल जो नंबर है, ईमेल आईडी है, उसको यहाँ पर अपडेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? तो इसका हो जाएगा अद्यतन क्लाइंट लाइट। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अद्यतन क्लाइंट लाइन, जो कि मोबाइल नंबर को अपडेट या फिर ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डैश 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 आयु और डैश डैश आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देख सकते हैं 15 साल और 5 साल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 15 साल और 5 साल, ये आगे पीछे भी आ सकता है, 5 साल और 15 साल भी आ सकता है, और 15 साल और 5 साल भी इसमें ऑप्शन में आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60,
नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो जब ऑपरेटर यहाँ पर जो नामांकन यानी कि नया आधार कार्ड बनाता है या फिर आधार को अपडेट करता है तो ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प, यानी कि नामांकन या अद्यतन प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है, यह भी चेक करना है। समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर स्लिप अपलोड किए जाते हैं, यह भी उसको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी, सभी दस्तावेज नामांकन के बाद निवासी को वापस कर दें, यानी कि जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वह सभी निवासी को वापस करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक सीएलसी ऑपरेटर की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो जो सीएलसी ऑपरेटर होता है जो कि आंगनवाड़ी के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए एक प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नामांकन या अद्यतन करना, यानी कि वह सिर्फ जो सीएलसी ऑपरेटर होता है वह केवल नामांकन या अद्यतन यानी कि अपडेट कर सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 62, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ECMP। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ECMP, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CELC ऑपरेटर ने प्राप्त किया होना चाहिए। तो इसका तो आपको देखकर ही पता लग जाएगा ऑप्शन क्या है, कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई CLC ऑपरेटर बनना चाहता है तो उसके लिए CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो। परिचयकर्ता कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। परिचयकर्ता परिवार के मुखिया होना चाहिए, यह इसका गलत आंसर है। परिचयकर्ता केवल पंजीकी के कार्य के क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा इसका गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65, सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता हो। बिल्कुल सही है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। सत्यापन को जो सत्यापनकर्ता होता है को सुनिश्चित करना चाहिए कि POA और POR दस्तावेज में नाम उसके सेम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, किसका नाम केयर ऑफ जगह में यहाँ पर देख सकते हैं दिया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार का मुखिया। जो परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 67, बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता का आधार नंबर। तो जब बच्चे का यहाँ पर आधार कार्ड बनाया जाता है तो उसके लिए उसके माता पिता का आधार नंबर उसमें लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है, यानी कि परिचयकर्ता को यह कार्य नहीं करना चाहिए। तो अपने माता पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 69, परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। जो परिचयकर्ता होता है यहाँ वो देख सकते हैं निवासी का नामांकन का समर्थन करने के लिए उसको आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 70, डैश 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 नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं समय प्राधिकरण द्वारा असमय पर अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवासी। क्वेश्चन नंबर 71, प्राधिकरण डैश 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 उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। तो यहाँ पर मैं बताना है इसमें क्या आएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामांकन एजेंसी कोड, यानी कि जो प्राधिकरण होता है तो उसमें देख सकते हैं वह नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। तो नामांकन एजेंसी कोड इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवाओं
सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसी हमेशा ... का पालन करेंगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार संहिता। तो फ्रेंड्स यह भी एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कहीं पर आ जाता है तो आपके पास, तो आचार संहिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है आचार संहिता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 73, यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए डैश डैश करना होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक लिखित सहमति देना होगा। यानी कि जो पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के लिए अपना एक लिखित सहमति देना होगा। क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें कि देख सकते हैं रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। और क्वेश्चन नंबर 75, रजिस्ट्रार GIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर बी, झूठ। जो रजिस्ट्रार होता है वह CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा किसी और अन्य तीसरे पक्ष को जानकारी जो है कि प्राप्त, यानी कि जानकारी जो है कि नहीं दे सकता है, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 76, रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। बिल्कुल नहीं, कैसे हो सकती है, जो कि है तीसरे पक्ष को यहाँ पर जानकारी अपलोड कराने की, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 77, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा ... कौन करेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा निवासी। क्वेश्चन नंबर 78, प्राधिकरण ... के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। बिल्कुल सही है, सच हो जाएगा। जो प्राधिकरण है वह यहाँ पर देख सकते हैं इसका नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 79, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, सच। जो रजिस्ट्रार होते हैं वह क्षेत्र स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से अनुमति दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को ... के लिए ऑनबोर्ड कर सकता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, UIDAI। क्वेश्चन नंबर 81, नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। जो सेवा प्रदाता होते हैं वह अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे जिसके माध्यम से देश भर के निवासियों के ... नामांकन और उनके देख सकते हैं अध्ययन के लिए, और वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझौता ज्ञापन या समझौते। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है तो आप इसको राइट कर दीजिएगा, समझौता या फिर समझौता ज्ञापन या फिर समझौते। क्वेश्चन नंबर 84, ... क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो कौन होगा? इसका हो जाएगा रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 85, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए ... पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। अब देख सकते हैं इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, UIDAI। क्वेश्चन नंबर 86, प्राधिकरण एक या एक प्रदान करेगा ... जिसका प्रयोग कर रजिस्ट्रार CIDR
के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नामांकन एजेंसी कोड। क्वेश्चन नंबर 87, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश 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 के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नामांकन एजेंसियों। तो जो अधिनियम के तहत प्राधिकरण की जो स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वह हो जाएगा नामांकन एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध यहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, प्राधिकरण एक या एक डैश डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पैनल के लिए अनुरोध। यानी कि जो प्राधिकरण है ये एक या एक पैनल के लिए अनुरोध प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 89, अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियम, प्रक्रिया, मानक, दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह से के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का डॉट हो सकता है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, तत्काल विलंबन। तो जहाँ पर भी ऑप्शन आ जाता है तत्काल विलंबन का, आपको क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप तत्काल विलंबन जहाँ भी आ जाए तो आप इसको एकदम से राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्राधिकरण डैश डैश के रूप के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में सभी। यानी कि रजिस्ट्रार, एजेंसी और ऑपरेटर को नामांकित करना, नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों के दिए गए सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91, डैश 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 को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट के लिए। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य सेवा प्रदाताओं। क्वेश्चन नंबर 92, रजिस्ट्रार प्राधिकरण डैश डैश के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखा परीक्षा। तो जहाँ पर भी लेखा परीक्षा आपके ऑप्शन में आ जाता है तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। तो जो रजिस्ट्रार प्राधिकरण होता है वह लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जाँच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुँच की अनुमति दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 93, पंजीयक अपनी वेबसाइट पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे जिसमें डैश 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 के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निवासी। यानी कि जो पंजीयक अपनी वेबसाइट पर जो नामांकन और अध्ययन सेवा के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे जिसमें निवासी के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं। तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। यानी कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, सरकारी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, उनके अधीन एजेंसियों। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सहित विनियमित संस्थाएं। तो इसका सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 एंड लास्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रार एजेंसी को डैश डैश में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। तो कौन नहीं देंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो रजिस्ट्रार एजेंसी होती है, एजेंसी को तीसरे पक्ष में नामांकित करके नामांकन कार्य के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे।